जय हिंद प्यारे साथियों। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया था, इलाहाबाद की संधियां तक हमने पढ़ा दिया था और आगे के टॉपिक के बारे में अब चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया था कि संडे को छुट्टी रहा करेगी और शेष दिन पढ़ाई। तो आज मंडे है और चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो इलाहाबाद की संधियां हमने पढ़ा दिया था, बंगाल में द्वंद्व शासन के बारे में बता दिया था कि जब से रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ से आंशिक रूप से तो शुरू हो गया था 1765 में, लेकिन जब से रेगुलेटिंग एक्ट आया वहां से पूरी तरह से द्वंद्व शासन शुरू हो गया था। तो चलिए अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नियम आए थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। अलग अलग गवर्नर होते थे 1726 ईस्वी में। कलकत्ता मतलब वो बंगाल साइड का गवर्नर होता था, और इधर बम्बई, और इस साइड नीचे मद्रास, चेन्नई का जो है, यहाँ पर अलग अलग गवर्नर। यहीं पर ज्यादातर व्यापारिक केंद्र थे अंग्रेजों के। तो इन गवर्नरों को वहाँ के अनुसार कानून बना सकता है, उन्हें इतनी शक्तियां दे दी गई थी 1726 में। यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जाता है, नहीं तो कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है नियम के बारे में कि क्या नियम बने संविधान की तरह। तो यह एक संविधान की तरह नियम है। और मेन जो नियम कानून और कानून बनना शुरू हुआ संविधान की तरह कि जो नियम आगे जरूरत पड़े वो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से चालू हुआ। तो चलिए हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश के जो पीएम थे नॉर्थ, उनकी एक समिति बुलाई गई और उन्होंने समिति पर यह सोच विचार किया कि जो बक्सर का युद्ध हुआ वहां से गवर्नर जनरल इसके बाद जो भी बन के आते थे भारत, वह यहाँ से जाते हुए बहुत सारा पैसा धन संपत्ति खूब कमा के ले जाते थे, जिसके कारण यह भ्रष्टाचार होता था। और इस भ्रष्टाचार के कारण इसे समाप्त करना चाह रहे थे, इसीलिए वो नियम बनाने लगे। नियम यह बनाने लगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दूर करने के लिए लाया गया था, जितनी भी दोस्त थे उन सबको दूर करने के लिए लाया गया था। बंगाल का जो गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, मतलब उसका पद का नाम है बदल दिया गया। और यह नहीं किया गया जो बंगाल का गवर्नर था उसका गवर्नर जनरल कर दिया गया। मद्रास बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, मतलब एक खुद शासन दे दिया गया। ये तो बम्बई के अलग मद्रास के अलग, और ये खूब पैसा कमा के ले जाते थे, लेकिन अब इनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ठीक, और नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल। ठीक, और जो यहाँ से ही केंद्रीकरण प्रणाली का जन्म हुआ। केंद्रीकरण मतलब शासन का केंद्रीकरण हो गया। पहले बटा था, बम्बई का अलग था, मद्रास का अलग था, कलकत्ता का अलग था, तो इस कारण से पहले बटा हुआ था। लेकिन जब से गवर्नर जनरल पद आया तब से केंद्रीकरण शासन प्रणाली का जन्म हुआ। तो केंद्रीकरण शासन प्रणाली का जन्म कब से हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट से। और कब से? 1773 से। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ठीक, और जो गवर्नर जनरल था अब उसको लिए 4 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, मतलब जी गवर्नर जनरल हो गया और फिर 4 लोग अन्य थे काउंसिल में, उसकी समिति पर रहते थे, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। ठीक, और ये कौन कौन से थे देखो। अगर कोई निर्णय डिसीजन लेना होता था तो कोई निर्णय डिसीजन लेने के लिए गवर्नर जनरल प्लस 4 समिति थी। और 4 समिति में मान लो इनको दे दिया जाता था, अगर 3 राजी है तो ठीक है, बहुमत हो गया, जीजी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। जीजी का मतलब गवर्नर जनरल, बिल्कुल याद रखेंगे, इसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही मान लो दो लोगों मत से सहमत है, 2 लोग मत से सहमत नहीं है, तो निर्णय लेने का जो अधिकार था, वीटो पावर जिसे बोलते हैं, निर्णय लेने का अधिकार, वो किसके पास था? वह निर्णय लेने का अधिकार मुख्य रूप से जीजी के पास था।
तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास था? जी गवर्नर जनरल के पास था। यहाँ से कार्यपालिका का उदय हुआ, मतलब जो शासन को लगवा सके, शासन नियम को भारत में व्याप्त कर सके, यहाँ पर प्रचारित कर उनको नियम का पालन कराए, वो कार्यपालिका का उदय हो गया है यहाँ से ही। अब नियम कैसे बनाए जाते थे? जी आता था, नियम बनाता था कि बंगाल में सूती वस्त्रों पर इतने % टैक्स। तो जी थोड़ी नहीं बनाता, 4 लोग जो मेंबर थे वो बनाते थे। अब मान लो उनमें 2 से सहमत है और 2 असहमत है, तो जो 2 सहमत है 2 असहमत है तो बराबर बराबर। लेकिन जो जी होता था, जिस पद में सहमत वाले में अगर हाँ कर दिया तो हाँ, असहमत वालों में ना कर दिया तो ना हो जाता था। तो नियम ऐसे बनता था। ठीक। फिर 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग सर्वोच्च है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, यहाँ पे सर्वोच्च कर लो। ठीक, ऐसे सर्व बीच में सर्वोच्च, मतलब सर्वोच्च ऐसे। ठीक, सर्वोच्च करो ऐसे, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय की क्या हुई? स्थापना हो गई। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होते ही कलकत्ता में हुई, और इस स्थापना के चलते बहुत जो अत्याचार होता था भारत में, जो मान लो राजाएं अत्याचार करते थे, नवाब उन्हें कर दिए गए थे, लेकिन अब राजाओं का एकदम मत समाप्ति की तरह था, और किसी भी तरह का अत्याचार होता था वह कलकत्ता में सुनवाई किया जाता था। यह एक अभिलेख न्यायालय था, यहाँ पर यह होगा, काफी मिस्टेक कर दिया है आज में, यहाँ पर यह होगा। ठीक, अभिलेख न्यायालय था। ठीक, अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि जो निर्णय इसके माध्यम से दिया जाता था उस निर्णय के बारे में लिख के रख दिया जाता था कि आगे चल के यही निर्णय दिया जाएगा, अगर इतनी गलती है तो यही निर्णय दिया, इतनी है नियम से मतलब निर्णय दिया जाएगा। ये नहीं कि थोड़ा सा कोई गलती किया, किसी से मान लो 5,000 की चोरी की तो उसे किसी को ने 2 साल की सजा दे दी गई, और मान लो 5,000 की कोई और चोरी की तो उसे 25 साल की सजा। ऐसा नहीं, 5,000 की अगर चोरी है 2 साल का निर्णय दिया जाए तो 2 साल का ही अगले पर भी निर्णय दिया जाएगा, अन्य अधिकार न हो। सेम सजा तो सेम लगभग दंड भी दिया जाएगा, इसे अभिलेख न्यायालय कहते। तो ऐसे नियमों को लिख लिया जाता था। अगर फैसला न माने जाए तो फैसला नहीं माना जा, मान लो किसी ने फैसला न माना, फैसला न मानने पर पनिशमेंट दिया जाता था, दंड दिया जाता था अलग से। ये अगर बोल दिया गया तुम भारत से इतने प्रतिशत टैक्स दोगे, तुमने चोरी की है, तुम्हें इतना कर। किसी ने बहुत चोरी मान लो किया, उसको कहा गया कि तुम 3 लाख की चोरी की हो, तुम्हें दंड के रूप में 3 लाख देना पड़ेगा। अब वो नहीं मान रहा, नहीं दे रहा, तो उसे दंड दिया जाएगा, उसे कई सालों के लिए जेल कर दिया जाएगा। फैसले जो होते थे उन्हें सुरक्षित किया जाता था, नाजीर। और सुरक्षित करने को क्या कहते हैं? नाजीर। मतलब जो निर्णय दिए जाते थे उन्हें सुरक्षित कर लिया जाता था, उसे हम नाजीर कहते हैं। ठीक, नाजीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं टिक करता जा रहा हूँ। मुख्य न्यायाधीश एलिहाद इम्फे थे। तो पहले 1774 में जैसे ही न्यायालय की स्थापना हुई थी तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजिहाद एलियास इम्फे थे, एलियाह इम्फे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलियाह इम्फे। ठीक, ये। और मुख्य न्यायाधीश एलियाद इम्फे के अलावा कौन कौन से 3 मेंबर अन्य न्यायाधीश जो थे वो कौन कौन से थे? जो 3 अन्य थे वो चेम्बर्स थे, लिमेस्टर थे, हाउस थे। ये चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाउस, ये 3 अन्य थे। तो ये चीजें बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, इसलिए इसे जरूर याद करें। अब कंपनी पर नियंत्रण, कंपनी पर नियंत्रण की बात की जाए तो कंपनी के प्रत्येक जो कंट्रोल 24 मेंबर थे, जितने भी मेंबर होते थे, तो उनको क्या किया जाता था? 1/4 रिटायर्ड, प्रत्येक साल में रिटायर्ड कर दिया जाता था लोगों को, और 1/4 लोग थे तो उन्हें रिटायर कर दिया जाता था, और नए लोगों को 1/4 भर्ती कर लिया जाता था। ठीक, और कर्मचारी जो होते थे वो बिना
लाइसेंस के अब नहीं आ सकते थे। यह रेगुलेटिंग एक्ट में पास किया गया था कि कोई भी कर्मचारी होता था पहले, तब बिना लाइसेंस के भी आ जाता था। अब उन्हें इंग्लैंड सरकार लाइसेंस बनाकर प्रोवाइड कराती थी और उन्हें बताती थी कि आप वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर सकते हैं, जाके वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। बिना लाइसेंस के कोई नहीं आ सकता था रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। और जो गवर्नर जनरल आते थे और उनके मेंबर आते थे, वो बहुत सारे उपहार ले जाते थे गिफ्ट के रूप में। सोना ले गए, चांदी ले गए, पैसा ले गए, धन ले गए, जबकि वो कमाया कंपनी से होता था। बोलते थे कि हम गिफ्ट के रूप में पाए हैं, हमें फलाने राजा ने दिया, ढिकाने राजा ने दिया। तो इस कारण से वह यहाँ से पैसा रुपया और खुद का बिजनेस करते थे। खुद अपना मान लो किसी कहीं पर कुछ उद्योग चालू करा दिए, कुछ वहां पे चालू करा दिए, यहाँ आके रहने लगे और जो वेतन से गुना के लाखों गुना ज्यादा पैसा कमाने लगे। इस कारण से ये सब चीजें वहां की सरकार इंग्लैंड की ने बंद कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार दूर हो सके और इंग्लैंड सरकार को अच्छा खासा पैसा पहुंच सके। ठीक, 1781 का जो एक्ट था करने के लिए आया था ये, तो उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं गवर्नर जनरल के जो कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित हुआ था, तो गवर्नर जनरल था वह बंगाल, मद्रास और बम्बई तीनों का गवर्नर जनरल था। तो उसके जो कार्य होते थे, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कि वह क्या निर्णय दे रहा है, कहाँ पे व्यापार बंद करा रहा है, कहाँ की चीजें महंगी करा रहा है, कहाँ की चीजें सस्ती करा रहा है, किस राजा पे उस अधिकार टैक्स कितना दे रहा है, कितना बढ़ा रहा है, कितना घटा रहा है। किसी भी बात पे सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ अपना न्याय देगा, जो गलत करेगा दंड देगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा लगाया जाएगा, उसे सुनेगा, ना कि गवर्नर जनरल के कार्यों पे हस्तक्षेप करेगा। ठीक, तो ये यहाँ से पृथकीकरण हो गया। ठीक, अब यहाँ से जो पृथकीकरण हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कार्यपालिका अलग हुई कहाँ से? 1774 से, और यहीं से ही पृथकीकरण, कार्यपालिका अलग हुई, जो केंद्रीकरण हुआ, एंड कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण भी हुआ। तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और वो वाला। जो वो वाला कौन सा पॉइंट है? वो कार्यपालिका का एकीकरण, ठीक, केंद्रीकरण। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से बचा हुआ है। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो पिछला था 1781, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ जो सेटलमेंट था उसी को सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये फिट्स गलत लिखा है, पिट्स है। ठीक, पिट्स है, पिट्स का ये पिट्स, पिट्स करो पिट्स। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट उस समय इंग्लैंड के राजा थे, उनका नाम पिट्स था। ठीक, इंग्लैंड के राजा पिट्स थे, तो वो ब्रिटिश पीएम थे विलियम पिट्स, उनके द्वारा यह एक्ट तैयार किया गया था और यह फॉक्स बिल में संशोधन करने के लिए तैयार किया गया था। मतलब जो 1773 का बिल था रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फॉक्स बिल जो था, उनकी गलतियों को संशोधन करने के लिए तैयार किया गया था। और इसमें से 1784 में मेन कारण यह होता है कि जो गवर्नर जनरल होता था वह व्यापारिक कार्य भी देखता था और राजनीतिक देखता था। कब तक? 1784 तक। लेकिन 1784 में बहुत लोड पड़ जाने के कारण 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को अलग कर दिया गया। इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को अलग कर दिया। उसने व्यापारिक कारण अलग कर दिए, लोगों को बनाया, और राजनीतिक कारण खातिर लोगों का अन्य एक समूह बनाया। जो व्यापारिक समूह था उनको
मतलब जो व्यापार करने के लिए लोग रहते थे उनके कारण को अलग किया। तो व्यापारिक एंड राजनीतिक मुद्दों के बात में अलग करने के लिए कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये इम्पोर्टेंट चीज है कि व्यापारिक एंड राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए कौन सा एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ये ये यहाँ से अलग हुआ। तो कब से अलग हुआ, 1784 में। 1784 में एक कंपनी में व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक, और जो निदेशक मंडल था वो कहाँ के मेंबर होते थे, वह गवर्नर जनरल यहीं के होते थे जो पहले से थे। लेकिन जो नियंत्रण बोर्ड आता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, वह नागरिक संबंधित मामलों को देखता था। ठीक, नियंत्रित करता था। भारत में के जितने भी नागरिक रहते थे उनके कार्यों को नियंत्रित करता था, उनके संबंधित नियम कानून सब कुछ देखता था, वहाँ का नियंत्रण करता था। ठीक, उनका जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इसमें कितने मेंबर थे, 6। इसमें तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर थे ही, तो ये अपना व्यापार का काम देखते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, और यहाँ पे जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष था वो भारत आता था और वह नियंत्रण करता था कि नागरिक संबंधित मामले क्या है, कैसे नहीं सुलझ रहे हैं। सुलझेगे कैसे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो अत्याचार ही करता रहता था, इसलिए यह कोई भी सुलझाया नहीं जा सकता था। फिर बीओसी की अनुमति के बिना, मतलब बोर्ड ऑफ काउंसिल की अनुमति के बिना जो जीजी होता था, गवर्नर जनरल, वो ना किसी राजा से संघर्ष कर सकता था और ना ही कोई आश्वासन दे सकता था और ना ही कुछ भी कर सकता था। वह सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, वह सिर्फ और सिर्फ तो अलग किया गया। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था वो ज्यादा पावरफुल होता था। तो जीजी जो तुरंत राजा से लड़ झगड़ के उसको आश्वासन देकर वहां का राज्य कब्जा कर लेता था और वहां पे अधिक टैक्स लगा के खुद के लिए वसूली कर लेता था। इन सब चीजों को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। तो वह बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 मेंबर होते थे। 6 मेंबर में एक अध्यक्ष होता था, वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अब वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता था वह नियंत्रित बोर्ड कहलाता था, जो पूरे 6 मेंबरों का था। और ये नियंत्रित बोर्ड नागरिक संबंधित मामले देखते थे। अब बीओडी में कितने मेंबर होते थे, बीओडी का मेंबर होते थे 24 होते थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में 24 थे, अब तक भी 24 थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 24 ही मेंबर थे। ठीक, भारत जो भारत संविधान था तो इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, इन सब चीजों में कैसे रानी का मतलब ये कैसे हुआ था, क्यों किस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को विभाजित किया गया था, उसका कुछ कारण है। भारत के जो कंपनी द्वारा क्षेत्र अर्जित कराता था वह अब ब्रिटिश भारत कहलाता था। ब्रिटिश भारत का मतलब भारत का क्षेत्रफल होता था, भारत का भाग होता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल होता था। सेना के द्वारा जो युद्ध करके जीत लेता था वो भाग, उसको ब्रिटिश भारत कहलाता था। और ये युद्ध कौन कौन से हुए थे, मुख्यतः युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे वह हुए थे। ये पढ़ना हिस्ट्री में चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जान कौन कौन से हुए थे, किस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग किया गया था। गवर्नर जनरल खुद जानबूझ के ऐसा करता था ताकि इनका क्षेत्रफल अर्जित कर ले। तो 1767 1769 हैदर अली और जो युद्ध हुआ था तो उसमें हैदर अली भी विजय हुआ था और मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास के नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिए, यहीं पे एरो पे मद्रास की संधि हुई थी। यहाँ पे ये मद्रास है, तो यहाँ पे मद्रास की संधि हुई थी, हैदर अली विजय हुआ था। हैदर अली ने क्या किया था, हैदर अली ने टैक्स लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी पे अधिक से, और उनको मना किया था कि तुम युद्ध नहीं करोगे। लेकिन फिर आगे चल के हैदर अली के खिलाफ ही उनके कुछ सैनिक सेनापति खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेज और गवर्नर जनरल के लालच दे देते हैं कि हैदर अली को हरा दिया जाएगा तो फिर मैं तुम्हें इस गद्दी पे बैठा दूंगा।
तो 1780 से 84 तक जो युद्ध चला, मंगलौर का युद्ध, जिसमें हैदर अली की हार हो गई। और उन्होंने क्या किया, सोचा कि अब हमें बना दिया जाएगा, लेकिन हैदर अली का जो बेटा था टीपू सुल्तान, वह वहां पे बढ़ गया और उस टीपू सुल्तान ने युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। टीपू सुल्तान बहुत बहादुर था, बहुत मजबूत शक्तिशाली था। वह श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने युद्ध किया। उस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई। क्यों? क्योंकि सभी लोग उसके खिलाफ थे, जितने भी सेनापति थे, सेना थी, सब टीपू सुल्तान का साथ नहीं देते। अब जो गवर्नर जनरल था वह बहुत मजबूत हो गया था, वो नए नए तोपों का शुरुआत, नए नए सब कुछ कर रहा था। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य होंगे, यह 1700 का पिच 73 के पहले की बात होती, ठीक है। गवर्नर जनरल की क्रांति, इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में जाके आगे चल के 1784 में विभाजित किया गया था, क्योंकि ये युद्ध हुए थे, ठीक। आगे चल के अब जो 1786 में नियम आया, 1786 में जो नियम आया, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निरस्त कर सकता है। गवर्नर जनरल के पास पावर दी गई कि जो 4 मेंबर हैं प्लस तुम, जो जीजी है प्लस 4 मेंबर, ठीक, 4 मेंबर हैं, तो उन 4 मेंबर की जो परिषद थी उसे चाहे तो वो निरस्त कर सकता है, मतलब इन 4 मेंबरों को हटा सकता है और नई परिषद बना सकता है। ऐसा किया गया। और गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी, उस परिषद में चीफ कमांडर होता था। चीफ कमांडर अब खुद गवर्नर जनरल ही होगा। 4 लोग होते थे। इन 4 लोगों में एक होता था चीफ कमांडर। जो कमांडर इन चीफ होता था वो खुद जीजी हो गया, मतलब जीजी की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। गवर्नर जनरल की जो शक्तियां होती थी उन्हें क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और 1793 में कंपनी का लाइसेंस को 20 वर्ष तक और बढ़ा दिया। 1793 ईस्वी तक कंपनी का लाइसेंस ये था कि 1793 ईस्वी तक कंपनी व्यापार करेगी। अगर व्यापार में फायदा होगा तो कंपनी के लाइसेंस को बढ़ाया जाएगा। नहीं, कंपनी ने व्यापार को बिल्कुल फायदा दिया। व्यापार से इंग्लैंड वासियों को खूब फायदा हुआ, जिससे वहाँ सोना, चांदी, धन, पैसा, रुपया सब पहुंचता था, जिससे कंपनी को 20 साल तक के लिए और व्यापार करने का मौका दिया गया। कंपनी का लाइसेंस 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। बीओसी का वेतन अब भारतीय राजस्व से जाएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसमें 6 मेंबर होते थे, उनका जो पैसा होता था वो अब भारत से जाएगा। अब देखो किस तरीके से धीमे धीमे एकदम वर्चस्व बढ़ाते चले जा रहे हैं इंग्लैंड वाले। पहले खुद बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाए, भारतीय नागरिकों की बातें सुनते, लेकिन अब जो पैसा जाएगा वो भारत के राजस्व से जाएगा। इसके मतलब जितना भी भारत पैसा कमाएगा उससे एक आनंद से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब वो होंगे कहाँ के, वो होंगे इंग्लैंड के। इंग्लैंड के मंत्रिमंडल का जो आदमी होगा। खर्च काट कर 5 लाख ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा, ठीक, एक्सपेंडिचर में। इतना सारा पैसा, उस समय का इतना पैसा खर्च काट के भारतीय राजस्व से पैसा जाएगा, खर्च काट के 5 लाख ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा, ठीक। अब चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में आया। अब चार्टर एक्ट इसलिए आया क्योंकि व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, और ईस्ट इंडिया मतलब इंग्लैंड 54 देशों पे राज कर रहा था, व्यापार कर रहा था, राज कर रहा था इसी तरीके से, और वहां को मिला भिड़ा रहा था। लेकिन जो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का, वह महाद्वीपीय व्यवस्था में व्यापार करने के लिए मना कर दिया था, रोक लगा दी थी। तो जो कुछ लोग थे इधर फ्रांस में व्यापार कर रहे थे इंग्लैंड के, उन्होंने सोचा यार ईस्ट इंडिया कंपनी में तो भारत में कमा रहे हैं, हमारा व्यापार नेपोलियन बोनापार्ट ने बंद कर दिया, तो हम क्या करें। तो उन्होंने राजा संसद में प्रदर्शन किया। तो राजा ने इंग्लैंड के क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ व्यापार थे जो उनको रोक लगा दी और उनको भी व्यापार करने का मौका दिया। ईस्ट इंडिया का व्यापार एकात्मक कर दिया गया, एकाधिकार खत्म कर दिया गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंग्लैंड का कोई भी आके यहाँ व्यापार नहीं कर सकता, लेकिन एकात्मक अधिकार था। लेकिन अब एकात्मक अधिकार को खत्म कर दिया गया।
और पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के लिए अन्य जो लोग थे उनको मौका देने लगी। ठीक, अपवाद के रूप में चाय का व्यापार। चाय का व्यापार अभी भी एकात्मक, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही चीन के साथ चाय का व्यापार कर सकते थे। अन्य सब का व्यापार कोई इंग्लैंड के जो पूर्वी देशों के थे, नेपोलियन बोनापार्ट के क्षेत्र, फ्रांस के क्षेत्र के लोग, वो यहाँ आके व्यापार कर सकते थे। लेकिन चाय का जो व्यापार था वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद। अगली क्लास कल होगी, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें पीछे का, और मैथ पढ़ते रहें। एसएससी हो या रेलवे हो, अगर क्वालिटी पूछी जाती है तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर वह पीसीएस या यूपीएससी लेवल का नहीं पूछता है तो A to Z यहीं से आएगा, 99% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। धन्यवाद।